Today we are going to start our new lesson as a poem Keeping Quiet. तो इस पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए, शांत रहना। कवि इसमें पाब्लो नेरूदा, जिनका कि पेन नेम रिकार्डो राइज बसोल्टो है, जिनका जन्म चिली के पराल शहर में हुआ था, उन्होंने बहुत से आसान चित्रात्मक कविताओं को लिखा है। उन्हें 1971 का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इस पोयम में नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पर उन्होंने एक आवश्यकता बताई है कि हम अपने अंतर मन में, अपने अंतर ध्यान में जाकर अपना आत्मनिरीक्षण करें, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और मानव जाति के साथ हम एक साझा समझ का एहसास बनाने का प्रयास करें। मतलब हम अपने आसपास के लोगों से, मानव जाति के लोगों से, हर व्यक्ति से एक साझा समझ, एक आपसी तालमेल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कवि को यह दिखता है कि अब हम धीरे धीरे इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। यह जो विश्व है, यह जो दुनिया है हमारी, हमने जो अपनी दुनिया अपने आसपास बना ली है, यह हमें सीधा कहां लेकर जा रही है? तो ऐसे ही यह हमें एकांत की ओर लेकर जा रही है। हम अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से हम सरोकार रखना बंद कर दिए, हम लोगों के साथ बैर रखना शुरू कर दिए हैं, उनके साथ वैमनस्यता रखना शुरू कर दिए हैं। वी आर फाइटिंग विद देम, वी आर नॉट टॉकिंग विद आवर कलीग्स। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कवि ने कुछ लाइनों में, कुछ छंदों में अपनी बात रखने का प्रयास किया है। दिस पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स। इसमें किसी भी प्रकार का छंदबद्ध, उन्होंने अपनी पंक्तियों को छंदबद्ध करने का, फ्री वर्स का मतलब वही होता है कि उन्होंने अपनी पंक्तियों को लयात्मक गुण देने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कहा है। और यह एक बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है पोएम लिखने की, फ्री वर्स। तो क्या कहते हैं पाब्लो नेरूदा? हर लाइन को, बड़ी आसान लाइनें हैं, उन्हें आप बड़े अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। कवि पाब्लो नेरूदा कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे, एंड विल ऑल कीप स्टिल, और सभी शांत स्तब्ध खड़े रहेंगे। अब यहां पर गौर करने की बात है, आपने देखा होगा अमूमन हम बोलते हैं 1 से 10 तक गिनो, 1 से 100 तक गिनो, 3 तक गिनो, लेकिन एक अलग ही आंकड़ा यहां पर कवि ने देने का प्रयास किया है। He is counting up to 12. So this line is not as simple as it is looking. यह उतना आसान पंक्ति नहीं है जितना यह हमें लग रही है, क्योंकि कवि ने यहाँ पे जो 12 अंक का जो उल्लेख किया है, जो यहाँ पे 12 अंक को इन्होंने डिनोट किया है, यह 12 हमें बहुत कुछ बताता है। काउंट अप टू 12, अगर आप घड़ी को देखें तो 12 मतलब पूरी एक घड़ी, मतलब उन्होंने समय को समग्र रूप में ले लिया। अगर आप कैलेंडर को देखें तो 12 मतलब पूरा महीना, 12 महीने, मतलब उन्होंने समय के सारे रूपों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। He has summoned all the time factors. He has summoned the clock, he has summoned the whole calendar, और उसके साथ, इस अंक के साथ उन्होंने हमारी राशियां कितनी होती हैं, और पूरे विश्व में 12 राशियां पाई जाती हैं, और 12 राशियां, 12 zodiac signs, इट विल इंक्लूड द होल ह्यूमैनिटी। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे तो हर व्यक्ति का एक नाम होगा, और उस व्यक्ति का एक ज़ोडिएक साइन होगा, एक राशि। तो इस 12 अंक से उन्होंने समय को पूरी तरीके से समन कर लिया, सारे लोगों को उन्होंने समन कर लिया। मतलब एक अंक से उन्होंने विश्व के सारे फैक्टर्स को एक ही जगह लाकर इकट्ठा कर दिया। मतलब वह पूरे समय और पूरे लोगों की बात यहां पर उन्होंने एक ही शब्द से कर दी, और वह सभी को बोलते हैं
कि हम कुछ देर के लिए कम से कम 12 गिनते तक के, तो यहां पर 12 गिनने का मतलब क्या है, हर प्रकार के लोग, every human being and the every second of time we all keep still and introspect ourselves, हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें और शांति से रहें। थोड़ा सा एक मिनट शांत रहकर तो देखिए, वो बोल रहे हैं 12 गिनने में कितना टाइम लगता है, it will not take more than 2 to 3 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, we have count up to 12. So he is not as simple as we are thinking, ये उतना आसान नहीं है। 12 मतलब पूरी घड़ी, पूरे लोग सब उतने तक के काउंटिंग करेंगे। आगे की लाइन में वह बताते हैं, for once on the face of the earth let's not speak any language, let's stop for 1 second and not move our arms. So for once on the face of the earth let's not speak in any language, किसी भी भाषा में। कवि यहां पर एक एब्सोल्यूट साइलेंस की तरफ इशारा करते हैं, निरा शांति। हम पूरी तरह से किसी भी भाषा में, क्योंकि इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं जो हमारे अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का आधार होती हैं। The languages are means of our interaction. So you need not to interact with anyone in any language. आपको किसी भी भाषा में किसी से कोई बात नहीं करनी है। Let's stop for 1 second, कम से कम 1 सेकंड के लिए तो अपने आप को शांत कर कर देखिए। और उसके बाद जब वो ये बोलते हैं and not move our arms so much, this also depicts that we all have to stand still and absolute stillness, पूरी तरह से शांत, बिना हाथ पैर को हिलाए, एक मौन, एक शांति की अवस्था हम जब योग में करते हैं, उस प्रकार की ना हाथ हिले ना पैर हिले, मन की पूरी तरीके से हम शांत रूप से 1 सेकंड के लिए बैठे और अपना आत्मनिरीक्षण करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, और वो बोलते हैं अगर हम ऐसा कर लेते, यह एक बड़ा ही शानदार पल होगा। विदाउट रश, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. कैसा समय होगा, कोई आपाधापी नहीं, कोई रश नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, किसी मशीन की आवाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई कारखाने नहीं, सब एक ही बार में we would all be together, और हम सब एक साथ in a sudden strangeness, एक स्ट्रेंजनेस हमारे अंदर आ गई है। हम एक साथ तो हैं पर ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर एक अपरिचितता का एक भाव हमारे बीच में आ गया और हम कितना स्ट्रेंज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। एकदम शांत, पूरी तरीके से शांति हमारे बीच में रहेगी, किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं। और देख सोचिए अगर ऐसा हम करते हैं तो वह कितना ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, कितना ही शानदार पल होगा वह। तो कवि यहाँ पर, और इस बात को आप देख भी रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कवि ने पता नहीं कब इस विचार को अपने मन में लाया होगा, पर आज कोरोना ने आकर इस स्थिति को पैदा कर दिया और आज मजबूरी में ही सही यह परिस्थिति आज हमारे बीच आई ना। कोई रश नहीं, गलियां खाली, सड़कें खाली, कारखाने बंद, प्रदूषण का नामो निशान नहीं, कोलाहल का नामो निशान नहीं, और कितना अच्छा लग रहा है। अंतः आत्मसंतुष्टि हमारे अंदर जन्मी। आज हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ समय बिता रहे हैं। कभी सोचा होगा हमने ऐसा? नहीं, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हम स्वविवेक से भी कर सकते हैं। आगे की लाइनों में हमारे कवि बोलते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी विड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्या बोलते हैं? नदियों में जाने वाले जो मछुआरे हैं, वो कम से कम कुछ पल के लिए वहां की मछलियों को, जिनको केवल भोजन के लिए मार दिया जाता है,
उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स, और जो लोग नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं वो कुछ देर तो रुके और अपने हाथ पे देखें कि उनके नमक उठाने के कारण उनके हाथ पे कितनी चोटें आ गई हैं। कहने का यहाँ पर अर्थ यही है कि हम किसी भी प्रकार के हिंसात्मक या चोट पहुंचाने वाले कार्य से कुछ देर के लिए अपने आप को रोके और अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हम जो कर रहे हैं वह कितना सही है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. यह उन लोगों के लिए इस लाइन का उन्होंने उल्लेख किया है, इस लाइन को बनाया है। Those who prepare green wars, prepares green wars, green wars, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग जो पेड़ों को काट दे रहे हैं केवल अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए, जिन्होंने पर्यावरण के सारे चीजों को तहस नहस करके रख दिया है, उन लोग वॉर्स विद गैस, जो युद्ध कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर, जो आग का गैस का इस्तेमाल करके आज लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अंत में वह क्या कहते हैं? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। आपको कैसी जीत प्राप्त हो रही है? आप एक युद्ध की स्थिति के, उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है, एक युद्ध की स्थिति आपने बना ली, आपने लड़ ली, लड़ाइयां लड़ के लोगों को मार दिया, तो आप जीते किससे? विथ नो सर्वाइवर्स, जो जिंदा ही नहीं है। तो ऐसे युद्ध का फायदा क्या? यहाँ पे एक युद्ध विभीषिका का उल्लेख किया गया के ऊपर, उसका फायदा क्या है? तो उसके बाद वह सलाह देते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो आप पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ्स, हियर द क्लीन क्लॉथ्स डिपिक्ट द मीनिंग दैट द न्यू थिंकिंग, द न्यू अप्रोचेस। अब हम अपने विचारों को बदले। क्लीन क्लॉथ्स, वो युद्ध में जो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, केवल उससे उनका उल्लेख नहीं है। क्लीन क्लॉथ्स, हमारे कपड़े गंदे क्यों हुए? लोगों को मारने के लिए। तो उन कपड़ों को, क्योंकि उन कपड़ों के साथ आपके पास कौन से विचार आते हैं? युद्ध विभीषिका के विचार आते हैं। तो उन कपड़ों को आप अपने शरीर से उतारिए। कपड़ों का मतलब अपने विचारों को, ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनिए, नए विचारों को अपने साथ लाइए, अलग प्रकार की एक मानसिकता बनाइए। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ कुछ पल बिताइए। इन द शेड डूइंग नथिंग, जाइए उनके साथ बैठिए, कुछ समय निकालिए, समय बिताइए। लड़ क्यों रहे हैं? लड़ने से कुछ हासिल नहीं आना है। उनके साथ बैठिए एंड डूइंग नथिंग, कुछ मत कीजिए, केवल बैठिए, क्योंकि 2 पल के शांति का साथ हजारों मिनट के झगड़े से ज्यादा बेहतर आपको महसूस होगा। यहाँ पर इस बात को बताने का कवि ने प्रयास किया है कि आप अपने अंदर की जो, हम युद्ध क्यों करते हैं, हम लड़ाइयां क्यों करते हैं? टू एक्सटेंड आवर टेरिटरीज, टू कलेक्ट मीन्स मोर देन अदर्स। हम अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, अपने साधनों को दूसरों से ज्यादा करने के लिए हम यह सारे कार्य करते हैं और अपने ही लोगों का खून बहाते हैं। तो यह सब थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए, उनका हाथ पकड़िए, अपने विचार बदलिए, उनके साथ बैठिए और कुछ मत कीजिए। आपको होगा कि आपने जो काम किया था उससे बेहतर यह शांति का काल आपको देगा। What I want should not be confused with total inactivity। और उसके बाद वह स्पष्ट करते हैं एक बात को कि what I want, what the poet wants to keep still, keep silence, do nothing। लेकिन यह कहने से उनका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत होइए, आशंकित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इसका मतलब विथ टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल, क्योंकि शांत रहना इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। शांत रहना भी एक क्रिया है। आप शांति का समय तो व्यतीत करके देखिए, वह अकर्मण्यता बिल्कुल नहीं है। तो
कवि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह बिल्कुल नहीं कह रहे कि वह शांत रहिए, इसका मतलब कुछ मत कीजिए, घर में जाके हाथ पैर बांध के बैठ जाइए, ऐसा वह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्योंकि वह कहते हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। हर लाइन के अपने गहरे महत्व हैं। जीवन तो वह है जिसके लिए वह बना है। जीवन किसके लिए बना है? जीवन जीने के लिए बना है। तो जीने के लिए लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, तो हमको जीवन अपने जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने पास आए हुए काम को करने के लिए, कर्मण्यता दिखाने के लिए, कर्मठता दिखाने के लिए यह जीवन बना है और यह वही करेगा ही। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपने जीवन को जीने के लिए किसी और के जीवन को समाप्त कर दें। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो है वह चलते रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, बहुत शानदार लाइन है ये। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, नो ट्रक विथ, यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है, यह जो क्लॉज है, ये फ्रेंच वर्ड बार्टर से लिया गया है। बार्टर सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, आपसी सामान का लेन देन। जब हम सामान के बदले सामान लेते थे तो उसे बार्टर सिस्टम करते थे। और ये नो ट्रक विथ मतलब हम किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखेंगे, हमें कोई सरोकार नहीं होगा, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, यह शब्द ये बताता है। तो कभी भी यहाँ पर इस शब्द को बोलते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि जीवन इसलिए बना है और जिस चीज के लिए बना है वो काम करना, तो उस समय मैं मृत्यु के साथ हाथापाई करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु को आप रोक लेंगे या मृत्यु से आप पार पा लेंगे। मृत्यु यहाँ पर कहने का मतलब है कि मृत्यु भी अपने हिसाब से तो शाश्वत सत्य है। डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हमारी अंतिम सच्चाई। तो उससे मैं कोई लेना देना नहीं है, वो तो जब उसको आना है वो आएगी ही। लेकिन हम एक मृत्यु के भय के सिर्फ एक यही कारण अपने अंदर रखकर हम जो भी कार्य करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं सिर्फ मृत्यु के भय को दूर करने के लिए। अरे नहीं, अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी मौत हो जाए। नहीं, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मृत्यु के भय से अपने जीवन को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो उस चीज से आप थोड़ा सा अपने आप को दूर कीजिए। एक सेकंड सेंस इसमें यह भी आता है कि आप मृत्यु के भय से जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को बंद कर दीजिए, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, चाहे आप वह कार्य करें या ना करें। और अंत फिर आगे बढ़ते हुए हमारे जो कवि हैं वो हमारी स्वार्थगत प्रवृत्ति के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यहां पर हमारे स्वार्थ के बारे में उन्होंने बताया है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम अपने जीवन को चलाने के लिए जो सिंगल माइंडेडनेस, एक मतता, एकल मतता, अपने आप के बारे में केवल सोचना, क्योंकि जब हम अपने जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों के फायदे और नुकसान से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते। हम अपना 1 रुपए कमाने के लिए लोगों के हजारों रुपए तक नुकसान करने का लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इतनी स्वार्थता ये अच्छी बात नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स, अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा स्वार्थी ना हो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए तो कुछ ना करें। हम ये जो स्वार्थ है अपने जीवन का, जिसके लिए हम दूसरों का अपने सामने कोई महत्व ही नहीं रखते, ये रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अपना आत्मनिरीक्षण, पुनः निरीक्षण करने की आवश्यकता है हमें कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ देर के लिए तो ये सारे कार्य हम छोड़ें और थोड़ी सी शांति बनाकर रखें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और यहां पर शांति का मतलब है अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति की बात कर रहे हैं। मतलब एक लंबे समय तक के हम अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखें, तो आप देखेंगे कि जैसा कि आपने
पहले लेसन में पढ़ा ही था डीप वाटर में कि अगर किसी चीज से दूर भागने का प्रयास करते हैं, अगर आप किसी चीज से हटने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति भी आपको उस चीज के लिए मदद करती है। तो आप कुछ देर के लिए तो अपने आप को इन सब कार्यों से, लड़ाई झगड़े, युद्ध, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, वेल को मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इन सब चीजों को छोड़कर कुछ देर के लिए शांति रख के एक स्थान पर बैठे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि आपने जो भी अभी तक किया वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं था। उसके बिना भी आपका जीवन बेहतर तरीके से चल सकता था। हमें लगता था ना कि 200 लोगों को बारात ले जाए बिना, 500 लोगों को मृत्यु कर्म में बुलाए बिना हमारे काम तो हो ही नहीं पाएंगे। आज प्रकृति ने बता दिया ना कि वह सब तो हमारा आडंबर था। आज बिना किसी के हमारी शादियां हो जा रही हैं, आज बिना किसी के हमारे मृत्यु कर्म निपट जा रहे हैं। यही सब तो हो रहा है हमारे साथ। इस चीज को कवि ने पता नहीं कितने दिन पहले कह दिया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना, आज हमारे साथ हो रहा है सारा चीज। Might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यह जो हमारी उदासी है इसे हमें अब रोकना होगा। of never understanding ourselves, क्योंकि हम अपने आप को, स्वयं को ही समझने में कमतर साबित हुए हैं। क्योंकि हमारी समझ कहां तक जाती है तो हमारे मृत्यु के भय तक। हमारे सारे काम मृत्यु के भय के लिए हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों के लिए कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, अपनी लग्जरी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम उस आने वाले मृत्यु को रोक लें। और क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वह बोलते हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। ये जो उदासी हमने अपने अंदर जो बना ली है मृत्यु के भय की और अपने आप को न समझ पाने की, इसमें थोड़ी देर शांत रहकर एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। We should self-introspect ourselves and see we can do better than we are doing. हम जो आज कर रहे हैं उससे बेहतर भी कर सकते हैं और सबको साथ लेकर कर सकते हैं। और अंतिम लाइनों में कवि कहते हैं Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. प्रकृति से सीखने की बात यहां पर कवि ने कह दी। प्रकृति हमें सदा दिन सिखाती है। The earth can teach us कब? When everything seems dead and later proves to be alive. जब सब कुछ मृत हो जाता है और बाद में वही फिर जिंदा दिखता है। कहने का मतलब क्या है? बहुत शानदार लाइन है। गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं, पेड़ों में पतझड़ आ जाती है, ठंड में चिड़िया गायब हो जाती है, खेत सूखे भूरे से हो जाते हैं, मतलब सब मृत हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं ना। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं? नहीं। पृथ्वी बताती है कि जीवन मरण तो एक चक्र है। आज आपके साथ पास जो नहीं है कल फिर वह आपके पास आएगा, और जो कल नहीं था वह फिर अगले दिन आपके पास आ जाएगा, और जो आज है वो कल चला भी जाएगा। प्रकृति ने हमें बताया ना कि जब वो एक बार मृत होके फिर जिंदा हो जाती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? उनका मृत होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है क्या पेड़ के पत्ते जब निकल जाते हैं तो क्या उनकी मृत्यु हो जाती है? नहीं। लेकिन वो मृत प्राय दिखते हैं। क्या नदियां सूखने के जब सूख जाती है तो क्या वो मृत हो जाती हैं? नहीं, मृत प्राय नजर आती हैं। वैसे ही आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप अगर कुछ देर के लिए कुछ नहीं करेंगे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा? प्रकृति तो हमें यह बता रही है कि आप थोड़ी देर शांत रह, समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए। समय से आगे भागने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति ने ही समय को बनाया है। वो यही बता रहे हैं कि समय के साथ सब चीज आएगी और समय के साथ सब चीज जाएगी। गर्मियां आती हैं
नदियां सूख जाती हैं, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर बरसात आती है, फिर नदियां अपने उसी रूप में आ जाती हैं, फिर पत्ते वैसे ही हरे भरे हो जाते हैं, सब कुछ वैसे ही जीवनदायी नजर आने लगता है। तो हम अपने आप को थोड़ा देर अकर्मण्य करके, थोड़ा देर शांत बैठ के ये क्यों सोचना शुरू कर दिए कि अगर हम शांत हो जाएंगे तो हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर की शांति, अभी देखिए, आपने अभी न्यूज़पेपर्स में अपने आसपास में आपने इस चीज को देखा होगा। आपने देखा है कि इस साल मानसून 10 दिन पहले आ गया। क्यों? आपने पेपर में सुना होगा कि ओजोन लेयर ने अपने आप को रिकवर कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग घटने लगी। कैसे हो गया भाई? सिर्फ 2 महीने हम अपने आप को शांत किए, पृथ्वी ने अपने आप को रिबूट कर लिया। तो हमारी जो ओवर एक्टिविटी है, एक्चुअल भी ये एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं, क्योंकि हम अपने जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं। हम अपनी ओवर एक्टिविटी को ही अगर कंट्रोल कर ले तो हम सब चीजों को फिर से अपने सही स्थान पर ला सकते हैं। और अंत लाइन में कवि कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो उन्होंने आपको शांत रहने के इतने सारे गुण बता दिए, तो अब मैं वो कवि कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूं और आप शांत रहिए और मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सारे पहलू को समझा दिया कि मैं शांत रहने से मतलब मेरा कोई इनएक्टिविटी नहीं है, शांत रहने का मतलब आप कुछ नहीं कीजिए ये नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर झांकिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, पुनः निरीक्षण कीजिए और कुछ देर शांत रहिए और मैं चला जाऊंगा। मतलब मैं अब आपको इससे ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आप करके तो देखिए, आपको जीवन का एक नया ही रूप नजर आएगा। दैट इज ऑल द थीम ऑफ द पोएट पाब्लो नरूला। So that is all with your poem Keeping Quiet.